हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम 2023 का जो प्री पेपर हुआ था, ठीक है, GS1, उसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपने खुद भी ये महसूस किया होगा और बाकी टीचर्स ने भी, या फिर बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आप देखोगे कि टीचर्स भी बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया गया। पर ये बात कितनी सच है हम अभी देखेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन जो एलिमिनेट किया गया है ना, ये ऐसे एलिमिनेशन एलिमिनेट किए गए हैं जिन एलिमिनेशन को आपके नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि कुछ टाइप्स थे, ऑल वाले स्टेटमेंट क्योंकि एक्सट्रीम होते हैं, इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है और हम आंसर तक पहुंचते हैं। तो ये जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है ऐसे वाले, इनमें आपने पढ़ाई की है या नहीं की है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ऐसे एलिमिनेशन को हम नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन नहीं कहते। तो ऐसे एलिमिनेशन तो एलिमिनेट हो गए, पर आप 2023 के पेपर में देखोगे कि अभी भी एलिमिनेशन, जिसको हम नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन कहते हैं, यानी कि आपने कुछ हद तक टॉपिक्स को पढ़ा है और उसके बेसिस पे आप एलिमिनेट करोगे, ठीक है। और ये एलिमिनेशन अभी भी काम करेगा और ये एलिमिनेशन हमेशा ही काम करेगा क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो एलिमिनेशन है ये अपने आप में ज़रूरी क्यों है, ठीक है। एलिमिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो आप यूपीएससी का प्री बिना एलिमिनेशन के क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एलिमिनेशन किए बिना यूपीएससी को क्वालिफाई कर जाए। कारण क्या है? अगर बहुत ज़्यादा ही टफ पेपर होता है, ठीक है, तो ऐसा होगा कि आपको 20 क्वेश्चंस परफेक्टली आ रहे होंगे, यानी कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि इसके आंसर ये है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस अगर पेपर बहुत टफ है तो, और किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो होंगे 30 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर पेपर टफ नहीं है तो ये 30 to 40 क्वेश्चंस भी हो सकता है, लेकिन अगर पेपर बहुत टफ है तो या तो 20 या तो 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको 100% नॉलेज होगा और आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए A, B, C, D, आप ऑप्शन देखते ही बता दें कि हाँ C सही है। ऐसे सवाल यूपीएससी के प्रीलिम्स में 20 to 30 ही होते हैं। आप ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, कोई 15, 16, 17 घंटे पढ़ रहा है, उसके रिसोर्सेज भी अच्छे हैं और किस्मत भी अच्छा है, तो हो सकता है कि ये 40 भी हो जाए, ठीक है। बट ये 40 बहुत रेयर केसेस में होता है। तो अगर आप एलिमिनेट कुछ कर ही नहीं रहे, एलिमिनेशन का यूज कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ नॉलेज बेस्ड जा रहे हो, तो आप ये 20 to 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। अगर 20 किया तो 20 into 2 40 मार्क्स, ठीक है। और अगर 30 किया तो 30 into 2 60 मार्क्स। तो अगर आप एलिमिनेशन नहीं कर रहे हो तो आप रेस से ऑलरेडी आउट हो, क्योंकि 40 मार्क्स में तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला और 60 मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए एलिमिनेशन करना ज़रूरी है। अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो एलिमिनेशन करना ही पड़ेगा। पर ये एलिमिनेशन करना कैसे है, कितना करना है, वो एक स्ट्रेटेजी के साथ होना चाहिए। यानी कि आप ऑलरेडी प्री प्लानिंग रखो कि इतना मुझे करना है, ठीक है। उसकी भी हम बात करेंगे कि किसको कितना एलिमिनेशन करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 40 to 50 क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, यानी कि इनमें आप 50% नॉलेज आपके पास होगा। अगर 4 ऑप्शन है A, B, C और D, तो आपको पता होगा कि C और D जो है वो गलत है या फिर सही है। यानी कि 2 ऑप्शन के बारे में आपको पता होगा और 2 ऑप्शंस के बारे में आपको पता नहीं होगा। आप इस केस में 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज रहोगे, ठीक है। और आखिरी जो 20 to 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, किसी के लिए ये 20 हो सकते हैं और जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की हो उनके लिए ये 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे 20 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में जिनमें आपको एक ऑप्शन के बारे में पता होगा, यानी कि आप 3 ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। आपको पता है कि A, B, C और D है, तो आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, बट इन 3 के बीच में आप कन्फ्यूज हो। या फिर
जीरो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, यानी कि ए बी सी डी, आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता। तो या तो आप 3 क्वेश्चन के बीच में कंफ्यूज हो, या तो आप चार के बीच में, 4 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में, इस केस में एक्सट्रीम सिचुएशन में आप एलिमिनेशन कर सकते हो। ठीक है, और इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ पर्सनली कि इन केसेस में आपको एलिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, इन 2 केसेस में ही, इन 2 को सॉल्व करके ही आपको अपने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। ठीक है, और ये 2 सॉल्व करने के बाद अगर आप 80 क्वेश्चन तक नहीं पहुँचते हो, ठीक है, आपने वो क्वेश्चंस भी कर लिए जो आपको बिल्कुल आते थे, आपने वो भी कर लिए जिनमें आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज थे, और आप क्वेश्चन का जो अटैम्प्ट है वो आपका अभी 60 ही हुआ है। उस केस में क्योंकि 60 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है, तो इस केस में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला भी कर लो। ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, एटलीस्ट आपको 80 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये जो एलिमिनेशन होता है इसका यूज करने का बेनिफिट हमको कैसे होता है। ठीक है, तो 2 केसेस लेते हैं। ये केस उनके लिए है जिन्होंने एवरेज पढ़ाई की है, और ये केस उनके लिए है जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, गिने चुने लोग। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने पेपर देखा और आपको पता चला कि आप 20 क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट आते हैं, तो 22 जा आपके मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे 40। ठीक है, अब बचे हुए 60 क्वेश्चन, 80 बचे हैं, 80 में से 20 तो बहुत टफ होते हैं, 20 क्वेश्चन हाईली टफ होते हैं, तो इनको हम इग्नोर करते हैं, इनको हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बचे हुए 60 क्वेश्चन, आपको इन 60 क्वेश्चन में आप 50-50% श्योर हो, यानी कि आपको पता है कि 2 ऑप्शन में से एक कोई आंसर होगा, जैसे ए बी सी डी। आपको पता है कि ये दोनों आंसर नहीं है, आप कंफ्यूज हो इन दोनों के बीच। तो ऐसे केसेस में अगर आप रैंडम गेस भी लगाते हो, कोई भी एक ऑप्शन चुनते हो, मान लो आप 60 के 60 क्वेश्चन में ऑप्शन ये चूज़ करते हो, तो 2 में से एक ऑप्शन जब आप चुनते हो तो 50% प्रोबेबिलिटी ये होता है, 50% चांस ये होता है कि जब भी आप 2 क्वेश्चन करोगे तो उसमें से एक क्वेश्चन सही होगा। यानी कि 60 में से 50% अगर क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो 30 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन, 30 इंटू 2 कितने, 60 मार्क्स। ठीक है, और अगर 60 आपने अटैम्प्ट किया है और 60 में 30 सही हो रहा है, यानी कि 30 क्वेश्चन गलत भी होंगे, 30 गलत क्वेश्चन के 0.6 मार्क्स नेगेटिव होंगे, यानी कि 19.8 मार्क्स आपके कटेंगे। तो इन दोनों से 60 + 40 कितना हो गया ये आपका 100। ठीक है, और ये जो नेगेटिव मार्किंग हुई है आपकी, ये हो गई 20। ठीक है, तो इस केस में भी आप 80 तक आराम से पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अगर पेपर टफ है, ठीक है, और आपको बस 20 क्वेश्चन ही डायरेक्ट श्योरिटी के साथ पता है, तो इस 20 क्वेश्चन से तो आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, यानी कि आपको एलिमिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 80 यानी कि कट ऑफ के आसपास पहुंच सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पेपर इतना भी टफ नहीं था, थोड़ा आसान था, और आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 32 या 60 मार्क्स यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप डाउटफुल रहोगे, डाउटफुल इन द सेंस 2 ऑप्शंस के बीच में, ए बी सी डी, यहाँ भी आपको पता है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में आपको डाउट है। और यहाँ 50 क्यों है, क्योंकि यहाँ 20 क्वेश्चन था जिसके बारे में आपको श्योर पता था, यहाँ 30 है। ठीक है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन, यहाँ से 10 क्वेश्चन ऊपर चले गए। तो मान लीजिए 50 क्वेश्चन में अब आप अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, और यहाँ 25 क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, क्योंकि 50% क्वेश्चन तो राइट होने हैं, तो 25 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं यहाँ से। अगर 25 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 50। इन दोनों का सम करते हैं, कितना हो गया, 110। अब 25 अगर आपने सही किया है 50 क्वेश्चन में से, ठीक है, तो 25 गलत भी हुए होंगे, क्योंकि आप 2 ऑप्शन में से एक चुन रहे हो, आपको दोनों में कन्फ्यूजन था, तो 25 यहाँ आपके गलत भी होंगे। ठीक है, और 25 अगर गलत होते हैं आपके, तो आपके मार्क्स माइनस होंगे 16.5, इसको 17 मान लेते हैं।
तो आपका फाइनल स्कोर जो बनता है इधर से 110 और 110 माइनस 17 93, तो आप 93 पे पहुंच रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप एलिमिनेशन यूज़ नहीं करते हैं तो आप कहाँ रह जाते हैं 60, और अगर आप एलिमिनेशन यूज करते हैं, आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं 50 क्वेश्चन में, फिर भी आपको पता नहीं है कौन सा आंसर है, लेकिन आप एलिमिनेट करते हैं और फाइनली आप इन सब क्वेश्चंस को भी ट्राई करते हैं और फाइनली जो आपका स्कोर बनता है वो है 93। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एलिमिनेशन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पेपर की तरफ और क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके देखते हैं कि कितना क्वेश्चंस हम एलिमिनेट कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी सेक्शन का, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। ये वाला ऑप्शन अगर आपने सच में अच्छे से पढ़ाई की है और आपने एनसीईआरटी भी पढ़ रखा है तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू कोलेरू लेक। तो पहले स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं कि एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए, जब मुझे पता चल गया कि पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि नन ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया गया है पहला स्टेटमेंट सही है। ये हम बेसिक एनसीईआरटी से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम बचे तीन ऑप्शन के बीच। दूसरा ऑप्शन जो है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये वाला जो ऑप्शन है अगर आपको पता है, ठीक है, तो एलिमिनेशन यहाँ पे काम करेगा, नहीं पता है तो नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर कोलेरू लेक पढ़ा है और आपने कृष्णा रिवर भी पढ़ा है, कोलेरू लेक वैसे न्यूज़ में बहुत बार रहता है। ठीक है, तो जब भी न्यूज़ में इसे पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि ये कृष्णा इधर और गोदावरी दोनों के बीच में ये जो लेक है ये है, डायरेक्टली फीड कृष्णा इसे नहीं करती। तो इस केस में ये पहला तो पता होना ही चाहिए क्योंकि ये बेसिक बुक्स है। सेकेंड ऑप्शन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, और अगर पता है तो आप एलिमिनेशन यहाँ पे कर सकते हो अगर सेकेंड ऑप्शन आपको पता है कि गलत है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टू ओनली ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों सही हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक सही हो सकता है, लेकिन 3 सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कृष्णा वाला तो गलत है। ठीक है, अब आप देखिए आप पहुंच गए जहाँ पे दो ऑप्शन के बीच में आप कंफ्यूज हो। ठीक है, इसके बारे में पता होना तो बहुत मुश्किल है, पर ये न्यूज़ में था तो हो सकता है आपको पता हो, नहीं हो तो आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक चुन लोगे, क्योंकि जब आप दो ऑप्शन में से एक चुनते हो तो आपको इसका फ़ायदा ही होता है, और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये पोर्ट्स के बारे में दिया गया है। जस्ट ए मिनट, पोर्ट्स के बारे में दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा पोर्ट्स मेजर पोर्ट है, फर्स्ट मेजर पोर्ट रजिस्टर, लार्जेस्ट प्राइवेटली ऑन पोर्ट, या फिर ये वाला। यहाँ पे क्योंकि आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सारे पोर्ट्स के बारे में पता होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो क्योंकि आपको यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि आप जब पोर्ट्स पढ़ते हो ना तो आप इनका लोकेशन पढ़ते हो बस, कि यहाँ पे ये पोर्ट है, यहाँ पे ये पोर्ट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। इस वजह से इसके बारे में हो सकता है आपको पता नहीं हो, तो यहाँ एलिमिनेशन बिल्कुल काम नहीं करेगा, और इनको हम जो 20 टफेस्ट क्वेश्चन थे उनके लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ऐसे भी हम छूते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा डेसिडियस ट्री है। ठीक है, अब यहाँ से आपको
ये पता होना चाहिए कि महुआ, ठीक है, महुआ तो डेसिडियस ट्री है और टीक भी डेसिडियस ट्री है। अब आपको पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो फैक्ट है ना, ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया है, और एनसीईआरटी में अगर ये दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको 2 ट्री के बारे में पता है और ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। वैसे मान लेते हैं कि किसी को जैक फ्रूट के बारे में नहीं पता, वो कन्फ्यूज है, तो 2 यहाँ पे सही है। 2 यहाँ पे सही का मतलब ये नन वाला ऑप्शन नहीं हो सकता और ये 1 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। या तो 2 सही होगा या तो 3 सही होगा। इस केस में भी आप 2 ऑप्शन के बीच पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, ये अगर पता नहीं है इसका मतलब ये है कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तब तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आपको 2 पता होता तो आप ऐसे इसको एलिमिनेट कर सकते थे, और वैसे आपको यहाँ पे तीनों ही पता होना चाहिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर ज्योग्राफी से ही है और ये क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट, ओके। ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड देन चाइना, यानी कि जिस एरिया पे कल्टीवेशन होता है वैसी एरिया इंडिया में ज़्यादा है और चाइना में कम है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, यानी कि जो इरीगेटेड लैंड है, जितना एरिया हम पानी से सिंचाई करते हैं उसको इरीगेट करते हैं, ये भी इंडिया में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना। थर्ड ऑप्शन है, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों ऑप्शन मुझे नहीं पता कि आपको पता होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में स्पेसिफिकली आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये थर्ड वाला, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर, इंडिया की प्रोडक्टिविटी चाइना से अच्छी नहीं है, ये हम हमेशा ही पढ़ते हैं जब भी हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया की प्रोडक्टिविटी चाइना से और बाकी कंट्रीज से बहुत कम है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है आपको पता हो, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि थर्ड सही है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर एक सही हो गया तो नन तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अब 3 ऑप्शंस के बीच में बचे। अब आपको इन दोनों में से, ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि किस एस्पिरेंट को किस स्टेटमेंट के बारे में पता होगा और किसके बारे में वो गेस कर सकता। इन दोनों में से अगर आप एक भी पता लगा लेते हैं, यानी कि ऑल 3 सही नहीं होगा। इन दोनों में से अगर आप एक के बारे में भी गेस कर लेते हो या फिर एक के बारे में भी आपको पता है, तो ऑल 3 आंसर नहीं हो सकता है। फिर से आप किसके बीच बच जाओगे? इन 2 ऑप्शन के बीच। और जब भी 2 ऑप्शन के बीच आप फंसे हो, आप उसमें से एक ऑप्शन टिक जरूर करोगे। इतना रिस्क आपको लेना है क्योंकि ये रिस्क आपको फ़ायदा पहुंचाता है, ठीक है। इससे आपके नंबर बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना चौथा सवाल। और चौथा नहीं, 5वां, ठीक है। ये भी जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन सब के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा और यहाँ पे कोई एलिमिनेशन करने का मौका नहीं है। अगर आपको आता है टिक कीजिए, नहीं आता है क्वेश्चन को स्किप कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल है और यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इल्मिनेट और रूटाइल abundantly फाउंड इन सर्टन कोस्टल एरिया सोर्सेज स्विच ऑफ द कॉपर। ठीक है, यहाँ भी आपको ये अगर पता है, ठीक है, अगर पता है कि ये टाइटेनियम के फॉर्मेशन में यूज होते हैं तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, यहाँ भी कोई एलिमिनेशन यूज नहीं होगी। ठीक है, एलिमिनेशन हम वहीं यूज़ करेंगे जहाँ नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन होगा, नहीं तो हम एलिमिनेशन का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 7। अब जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट मेटल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज। ये कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, इसका आंसर तो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लेकिन ये बात आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं पता नहीं कर सकते, यहाँ भी एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, और हम एलिमिनेशन सिर्फ वही करेंगे जहाँ एलिमिनेशन काम करेगा, यहाँ कोई भी रिस्क हम नहीं लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। ये भी न्यूज़ से है और ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है, जस्ट ए मिनट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। अब देखिए, अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी भी की होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अमरकंटक यहाँ पे है, सह्याद्री रेंजेस इधर है। ठीक है, और हम कौन सा और बोल रहे हैं, विंध्यास यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे इधर, ठीक है, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे इधर ये अमरकंटक हो ही नहीं सकता है ना, अमरकंटक तो इस साइड है। तो ये बेसिक ज्योग्राफी भी आपने पढ़ी होगी और आपको याद है, तो ये तो आपको पता होगा कि ये सही है। अगर एक सही हो गया तो यहाँ नन ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद ये है हिल कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंजेस। इसके बारे में भी मुझे नहीं पता इस एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है आपको भी नहीं पता हो। ठीक है, तो इसके बारे में आप सॉरी एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये वाला पहला वाला कॉन्फ्लुएंस पे नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया, इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, अगर ये गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया, ठीक है, यानी कि 1 और 2 सही हो सकते हैं या फिर सिर्फ 1 सही होगा, लेकिन तीनों सही नहीं हो सकते क्योंकि 3 में से तो एक ऑलरेडी गलत हो चुका है, यानी कि ऑल 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको पता होगा या नहीं पता होगा, फर्स्ट पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ये भी बहुत बेसिक है और हर जगह है ये, एनसीईआरटी हो या फिर कोई और भी सोर्सेस आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये वेस्टर्न घाट में शेषाचलम नहीं है, ये ईस्टर्न घाट में है। ठीक है, ईस्टर्न घाट में। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको पता होगा कि ये भी ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन गलत हो गए तो या तो तीनों गलत होंगे या तो एक सही होगा, यानी कि 2 सही नहीं हो सकते क्योंकि 2 गलत हो गए, एक ही बचा है, तो एक सही हो सकता है या तो नन होगा। अब इसके बारे में आपको पता हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपके पास अब 2 ऑप्शन बच गए, ये वाला ओनली 1 या फिर नन, और इनमें आप रिस्क लेके इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इतना एलिमिनेशन आपको करना है और ये एलिमिनेशन नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन है।
आप पढ़ के जा रहे हो, आपने बेसिक किताबें पढ़ी हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उनके बेसिस पे आप इनको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेन, ये क्वेश्चंस कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ओके कुछ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स कनेक्ट डिब्रूगढ़ एंड सूरत। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ये डिब्रूगढ़ से सूरत को कनेक्ट करता है। अब ये डेटा आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर से हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं, तो आपने वो जो कॉरिडोर वाला मैप होगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यहाँ वाला, ठीक है, तो ये कॉरिडोर वाले मैप आपने देख रखे होंगे एटलीस्ट 1-2 बार। ठीक है, अगर नहीं देखा है तब तो कोई बात नहीं, और अगर आपने देख रखा होगा, ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा कि ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो ये जब आपने कर दिया गलत, बचा कौन सा, ये वाला ट्रायंगल हाईवे मोरे इन मणिपुर टू चिरांग माई इन थाईलैंड विया म्यांमार। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अगर आपने ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है ये भी न्यूज़ में रहता है, तो अगर आपको परफेक्ट याद है कि ये जो जगह है, मोरे तो मणिपुर में है, बट ये जो जगह है ये कहाँ है, अगर आपको परफेक्ट याद है तो इसका भी आंसर आप दे सकते हो। लेकिन इससे पहले हम एलिमिनेट कर लें, क्योंकि एक ऑप्शन तो हमें पता है कि पहला वाला गलत है। किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो जिसको जो पता होता है ना उसके बेसिस पे एलिमिनेट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये पहला वाला आपको पता था कि गलत है, और ये अगर गलत हो गया तो ओनली वन सही, सॉरी एक गलत है ना, तो 2 सही हो सकते हैं, 1 भी सही हो सकता है, बट ऑल 3, हाँ ऑल 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऑलरेडी गलत हो गया है, बचे हैं 2, ये 2 सही हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं, एक सही हो सकता है और एक गलत हो सकता है, पर तीनों सही नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑलरेडी गलत हो गया। ठीक है, तो ये वाला मैंने बताया कि ये तो अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो ये वैसे मैं बता दूं कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट बनारसी इन उत्तर प्रदेश विथ कनमिंग इन चाइना। ठीक है, और ये स्टेटमेंट मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है और ये, ठीक है, फिर भी अगर आपको पता हो तो कर सकते हैं, नहीं पता तो नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से बेसिक है, तो यहाँ आप इतना ही एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि अभी भी आप 1, 2 और 3 ऑप्शंस के साथ बच रहे हो। और यहाँ पे आप तभी रिस्क ले सकते हो जब आपने पूरे पेपर सॉल्व कर लिए हैं और आप 60 क्वेश्चन तक ही पहुँचे हो। ठीक है, तो आपको 80 तक करना है, तो वहाँ भी जहाँ आप 3 ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूज हो, वहाँ भी आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स, ठीक है, इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट्स है, डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ के सही ही लगेगा, क्योंकि इंडिया कोल पे डिपेंडेंट है और इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट्स भी है। और ये आपको क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट बनता है, ठीक है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी कोल, ये तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है कि इंडिया मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस करता है। दूसरा स्टेटमेंट है यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
देखिए ये डाटा 60% नहीं होता है, ठीक है, ये डाटा 60% बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि ये 60% नहीं होता है, ये 3 to 4% होता है, ठीक है, तो ये 60% वाला डेटा आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो। और अगर आपको नहीं पता है तो एलिमिनेशन आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पता है, अब देखिए दोनों ही केस में अगर आपको ये पता है कि ये वाला सही है, ठीक है, तो 1 यहाँ पे सही है, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, यहाँ पे भी 1 सही है और स्टेटमेंट 1 यहाँ पे भी करेक्ट है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आपको पता चल जाता है। स्टेटमेंट 1 लास्ट वाले ऑप्शन में गलत दिया गया है, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें आपको ये पता है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो अगर आपको सिर्फ ये पता है कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो पूरे आंसर में सेकेंड स्टेटमेंट एक ही जगह गलत मिलेगा आपको, वो है यहाँ। तो ऐसे सवाल बड़े ही आसान हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको एक भी पता है, अगर आपको पता है स्टेटमेंट 1 गलत है तो भी आंसर आ जाता है डायरेक्ट। अगर आपको पता है कि स्टेटमेंट 2 गलत है तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जैसे इस केस में जिसको ये पता है कि ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सिर्फ एक जगह मेंशन किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी में। तो डायरेक्ट पता चल जाता है आपको कि इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है। और ये एलिमिनेशन आपके प्री नॉलेज पे क्या बोलते हैं, आपके नॉलेज पे बेस्ड है। आपने जो भी पढ़ाई की है उसी से आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, ठीक है। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ये स्टेटमेंट अगर आपको पता है, ठीक है, किसी को पता होगा किसी को नहीं पता। कुछ लोग इसको गेस कर लेंगे कि नहीं पाए जाते हैं, जैसे कैंगारू वगैरह इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, तो आप गेस भी कर सकते हो कि हाँ ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे क्वेश्चन मार्क में डाल देता हूँ, हो सकता है ये आपको पता है या फिर नहीं पता। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स, यानी कि ओनली ऐसे ग्रासलैंड पे, माउंटेन ग्रासलैंड्स पे ये पाए जाते हैं जहाँ पे प्रेडेटर्स होते ही नहीं, यानी कि मार्सुपियल्स को किल करके खाने वाले कोई भी नहीं होते। तो अगर आप सिर्फ इस पार्ट को कैच करते हो ना कि यहाँ पे प्रेडेटर्स बिल्कुल भी नहीं होते, तो ऐसा कौन सा ही जगह होगा जहाँ पे प्रेडेटर्स नहीं होंगे, यानी कि कोई एनिमल है और उसको मार के खाने वाला एनिमल ही नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से ये हो जाता है गलत। या फिर यहाँ भी देखिए, ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स, बस माउंटेन ग्रासलैंड्स में ही पाए जाते हैं मार्सुपियल्स, कैंगारू वगैरह। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको पता चल जा रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पता चल जाए कि कोई भी स्टेटमेंट गलत है, तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये सिर्फ एक ही जगह मेंशन किया गया है, वो है ऑप्शन सी। तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चलता है कि यहाँ का जो आंसर है वो है आंसर सी। समझ में आ रहा है आपको? और ये जो गेस वर्क है ये आप तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगा रहे, ये आप अपने नॉलेज पे ही एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको ये पता है तो। और ये पता क्या है, ये तो कॉमन सेंस है कि ऐसा कोई एरिया जहाँ पे प्रेडेटर्स ना हो, जानवर को मार के खाने वाला जानवर वहाँ पे नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रेडेटर तो होगा वहाँ पे, हर जगह होता है, इस वजह से ऐसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, अगला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, और ये स्पेसिस स्पेशल ग्रुप। अगर न्यूज़ आपने पढ़ा है अच्छे से, करंट अफेयर्स, और आपको ये पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो इनमें से आपको बताना है कि नॉक्चुनल एनिमल कौन से हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो जब सन सेट हो जाता है, यानी कि शाम हो जाती है, उसके बाद वो एक्टिव रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर किसी को अलग अलग चीज़ें पता होंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से किसी को ये पता होगा कि लायन टेल्ड, उन्होंने लायन टेल मकाऊ के बारे में पढ़ा होगा तो उनको इसके बारे में पता होगा। किसी ने इसके बारे में मालाबार सीबेट के बारे में पढ़ा होगा तो इसके बारे में पता होगा। संबर डियर, अब ये देखिए डियर है, डियर नाइट में एक्टिव क्यों होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना तो पता ही होगा कि एक गलत है, ये वाला गलत है, यानी कि 2 ओनली सही होगा, लेकिन ये सबको पता नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एलिमिनेशन ऐसे करोगे, ठीक है। मान लेते हैं किसी को ये पता है कि ये वाला एनिमल है और संबल डियर नहीं है, ठीक है, नॉक्चुनल। तो वो क्या करेगा, एक सही है यानी कि ऑप्शन नन नहीं हो सकता, और एक गलत है यानी कि ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन के बीच में फंस जाएगा वो, और दोनों ऑप्शन में से एक टिक करेगा, क्योंकि 50-50 में हमेशा रिस्क लिया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा केस, जिसमें किसी को ये इसके बारे में नहीं पता, पर इसके बारे में पता है कि ये नॉक्चुनल है और संबल डियर नॉक्चुनल नहीं है, इन दोनों के बारे में पता है। तो भी सेम स्ट्रेटेजी, अगर एक सही हो रहा है यानी कि नन ऑप्शन नहीं होगा, और एक गलत हो रहा है यानी कि 3 ऑप्शन भी ऑल 3 करेक्ट नहीं होंगे, तो फिर से 2 ऑप्शंस के बीच में वो इंसान फंस जाएगा, और 2 ऑप्शन के बीच में हमें हमेशा रिस्क लेना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। वैसे हम आंसर से तो डील नहीं कर रहे, बट एक ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, वो है लायन, जो दिन में रात में सोता है, रात में एक्टिव नहीं होता है, वो है लायन टेल्ड मकाऊ, क्योंकि ये एक बंदर है, ठीक है। बंदर है तो ये रात में सोता है और दिन में जगता है, ठीक है। और बाकी दोनों नॉक्चुनल एनिमल है। तो इन दोनों के बीच एक आपको सही पता होना चाहिए, और ये तो आप एलिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेगल डांस, ठीक है। अब ये मैं बता दूं कि अगर आपको वेगल डांस के बारे में पता है कि ये हनी भी परफॉर्म करती है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, यहाँ पे कोई एलिमिनेशन ट्रिक काम नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। जस्ट ए मिनट, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सारे मशरूम्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे नॉर्मल एलिमिनेशन ट्रिक भी काम करती है। बोला गया है सम मशरूम, और ये एलिमिनेशन ट्रिक आप लगा सकते हो और ऑल 4 मार्क कर सकते हो, और कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला एलिमिनेशन जो टेक्निक है सम वाला, ये नॉलेज बेस्ड नहीं है, ठीक है। ये ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक नॉलेज बेस्ड नहीं होते, पर सम के साथ अगर लगाया जा रहा है कि कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जिनका मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, तो इसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन भले ही नहीं है, बट एग्जाम हॉल सिचुएशन में आप इसको यूज कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 70, जस्ट ए मिनट। अब ये है किसके बारे में, ये है स्क्वेरल्स के बारे में। ये क्वेश्चन है इंडियन स्क्वेरल। ठीक है, आपने पढ़ा तो नहीं होगा, पर आप कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, पर आपको ये क्वेश्चन गेस से ही करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है दे विल नेस्ट बाई मेकिंग बोरोस इन द ग्राउंड, यानी कि ये ग्राउंड के अंदर, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के अंदर होल्स करके रहती है। तो बहुत सारे लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं या फिर जानते हैं कि स्क्वेरल कहाँ रहती है, उनको ये बात तो पता होगी कि ये पेड़ पौधों पे रहती है, यानी कि ट्री पे रहती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। अगर ये गलत हो गया, यानी कि ऑल थ्री तो सही नहीं हो सकते क्योंकि एक गलत हो चुका है। उसके बाद दे आर ओमनीवर्स, ठीक है, यानी कि फ्रूट्स वगैरह भी खाती हैं और एनिमल वगैरह भी खाती हैं, इंसेक्ट्स वगैरह भी खाती है। ठीक है, तो ये ओमनीवर्स हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको पता नहीं हो। ठीक है, कि ये वाला सही है। अब यहाँ पे दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो स्क्वेरल्स होती हैं अपना फूड मटेरियल नट और सीड्स को ग्राउंड में रखती हैं। ठीक है, जितना भी फूड मटेरियल होता है, और ग्राउंड में रखने के बाद देखिए ये फूड को ग्राउंड में रखती है, ऊपर से ढक देती हैं और उसके बाद भूल जाती हैं कि कहाँ रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, प्लांट एक नया सा पौधा उगाता है। तो कैसे स्क्वेरल्स प्लांट्स को उगाने में या फिर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में मदद करती हैं, ऐसे। ठीक है, तो कभी कभी भूल जाते हैं, हमेशा नहीं भूलती होंगे, है ना। तो ये तो मैंने किसी शॉर्ट्स में देखा था, इसलिए मुझे पता है। हो सकता है आपने ना देखा हो तो ये वाला आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये ओमनीवर्स वाला आपको पता हो, आपने कभी देखा हो कि इंसेक्ट्स भी खाती है या फिर आपने कहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा, अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में पता है तो आप फिर से 3 ऑप्शन के बीच में फंस जाओगे, इन दोनों और इसके बीच में। लेकिन अगर आपको ये थर्ड वाला पता है कि ये सही है, तो फिर अगर 1 सही हो गया तो या तो दोनों सही हो सकते हैं या तो दोनों गलत हो सकते हैं। बट ऑप्शन में क्या नहीं हो सकता, 3 ओनली नहीं हो सकता, और एक सही हो गया है तो नन भी नहीं हो सकता। अब आप ए और सी के बीच में फंस गए हो, है ना। इतना गंदा क्यों हो रहा है पेज, फिर से मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दूं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये वाला स्टेटमेंट पता होगा, फर्स्ट वाला, कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आपको ये पता है कि फर्स्ट वाला गलत है, यानी कि सारे तीनों के तीनों सही नहीं हो सकते क्योंकि एक गलत हो गया। और कुछ लोगों को यहाँ से ओमनीवर्स वाला पता होगा कि ये सही है। अगर एक स्टेटमेंट सही है तो नन भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 2 के बीच आप कंफ्यूज रहोगे, और 2 के बीच 50-50 चांसेस होते हैं सही गलत होने के, और ऐसे में आपको रिस्क लेना चाहिए। ये वाला केस बन सकता है, या फिर किसी और के केस में, हर किसी के पास अलग अलग नॉलेज है ना। तो हो सकता है आपको ये पता है कि ये गलत है, जस्ट ए मिनट, ये गलत है, और ये पता है कि ये ग्राउंड में स्टोर करते हैं, बट इसके बारे में नहीं पता, तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेशन का ट्रिक क्या है कि आपने पहला देखा और इसके हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिए, फिर दूसरा देखा उसके हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिए। जिसको जो पता है, ठीक है, जितना पता है उसके हिसाब से वो ऑप्शन को एलिमिनेट करेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर और अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है, ओके, अगला जो सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया गया है, ठीक है,
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर आपने क्लास 8 के एनसीईआरटी में अगर पढ़ा होगा तो भी ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो ये वाला सही। या फिर आप गेस वर्क भी करोगे, क्योंकि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सम यूज कर दिया जाए, किसी इंसेक्ट के बारे में सम यूज कर दिया जाए, किसी जानवर के बारे में सम यूज कर दिया जाए, तो वो ऐसे स्टेटमेंट सही ही होते हैं, ठीक है। और हमारे पास इतना 100% नॉलेज तो नहीं होता, तो हम ऐसे स्टेटमेंट को सही ही मार्क करेंगे, ठीक है। चाहे हम एग्ज़ाम हॉल में हो या फिर घर पे हो, पर घर पे आपका माइंड काम रहता है तो आप ऐसा सोच पाते हो। एग्ज़ाम हॉल में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। यहाँ भी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट बिलो, बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही है, ठीक है। ये किसी को भी ऐसे इन्फॉर्मेशन पढ़ के पता नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे ही लगाने हैं मार्क। और ऐसे कॉमन सेंस वाले सवाल आए तो आप बिल्कुल अपने आप पे डाउट ना करें, आपके पास ऑप्शन ही क्या है, आप ऐसे सवाल बिल्कुल करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, अगला स्टेटमेंट है अगला स्टेटमेंट है, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जानवर स्टिक से स्क्रैप करता है फिशिंग कैट को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल विथ ए स्टिक, मतलब कि एक टूल डिज़ाइन करता है, टूल मतलब एक हथियार डिज़ाइन करता है स्टिक से, और उससे क्या करता है, ये क्या है, ये पूरा क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा, ठीक है। यानी कि इंसेक्ट्स को निकाल के खोद के निकालने के लिए एक स्टिक का यूज करता है, ठीक है। अब ये पता होने के लिए आपको पता होना पड़ेगा कि ओरंग उटन कैसा जानवर है। जैसे गोरिल्ला हो गए, चिंपांजी हो गए, पेंगजी हो गए, ये सब बहुत इंटेलिजेंट जानवर होते हैं जिनको हम एप्स भी कहते हैं। और इंसान भी क्या है, इंसान के एंसेस्टर कौन थे, एप्स। हमारे एंसेस्टर कौन थे, एप्स। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है, ठीक है, और पता होगा भी क्योंकि आपने इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत हो भी तो, है ना, कि कैसे हम बंदर से इंसान बने हैं। तो इसमें जो बंदर श्रेणी का है वो है ओरांगुटन। यहाँ कोई एलिमिनेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एरोसल्स फॉर्म एजेंट, फायर रिटार्डेंट्स और लुब्रिकेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये बेसिक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ एलिमिनेशन नहीं करना क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और ये आप पढ़ते हो किसी भी एनवायरनमेंट में की बुक में। जब भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ोगे तो ये ज़रूर पढ़ोगे कि ये कहाँ से एमिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इकोनॉमी सेक्शन से, और यहाँ आप और आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ इनविट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो
अगर आपको पता है कि ये एग्जेम्प्टेड बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है या फिर डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल नहीं है, यहाँ आपको अगर पता है कि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको ये पता होगा, कुछ लोगों को ये बात पता होगी, कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो कि ये जो वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो आपको पता है कि अगर स्टेटमेंट 1 गलत है तो ये एक ही जगह मेंशन है, वो है, जस्ट ए मिनट, ओके, तो वो है ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह स्टेटमेंट 2 को गलत लिखा गया होगा जो है ऑप्शन 3। तो ऐसे सवाल आसान हो जाते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है तो, ठीक है। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 50 to 60 मिनट्स, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि बाकी क्वेश्चन को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। यहाँ तक मुझे ये उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया हूँ कि एलिमिनेशन के बिना आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इन सबको भी एलिमिनेशन कहा जाता है, पर ये है नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन, ठीक है। आपने जो पढ़ रखा है उसके बेसिस पे आप एलिमिनेट करते हो चीज़ों को, और ये आपको हमेशा ही करना पड़ेगा क्योंकि 20 और 30 क्वेश्चन जो आपको पता होता है उससे आपका प्री बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला, ठीक है। इस वीडियो का मेन मकसद है नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन को प्रमोट करना, ना कि ऐसे भेग एलिमिनेशन को प्रमोट करना जो 70-80 एलिमिनेशन टेक्निक होती है उनको, ठीक है। पर नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन आपका हमेशा मदद करेंगे, एवरी टाइम उनको कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब के लिए